द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। तो साल 2021-22 का बजट जो है वो आपके सामने है और बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब तक जो प्रतिक्रियाएं बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं, जिस तरह का माहौल था उसको देखते हुए इस बजट को लेकर जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरता दिख रहा है और जो आशंकाएं थी उन आशंकाओं को निर्मूल साबित करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त हम सीधा आपको जी राजनाथ सिंह इस वक्त ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं जी राजीव कुमार जी उनकी बात सुन लेते हैं। और ये साफ जाहिर किया है कि वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का उनका पूरा फोकस है और उससे ही हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे, हमारी GDP भी तेजी से बढ़ेगी और जो हमारी इंक्लूजन की स्कीम्स हैं जैसे कि उज्ज्वला में अब 8 करोड़ तो हो गए, 1 करोड़ और बढ़ाने की बात है मतलब हाउस होल्ड को, उन सब पर भी हम अपना खर्चा ठीक से कर सकेंगे। सर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है जो 3.5% था वो बढ़ा के 9.5% कर दिया है। अगले साल के लिए भी 6.8% कर दिया गया है। तो सर फिस्कल डेफिसिट कहीं इन्फ्लेशन डेफिसिट में न बन जाए, इस तरह का डर नहीं। देखिए पहली बात तो ये कि जो 3.5 से 9.5% हुआ उसमें किसी ने किया नहीं, वो तो होना था वो हो गया क्योंकि कोविड की वजह से। तो मतलब वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं कि फेथ अकम्पली, मतलब वो तो जो एक होना था मतलब हो गया है। मगर जो बड़ी बात है जो उन्होंने करी है जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगले साल के लिए उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सरकार का वित्तीय घाटा 6.8% होगा और मैं इसको एक बहुत बड़ा कदम मानता हूं क्योंकि अगर इसमें ये ना होता तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम एक वर्चुअस साइकिल नहीं बना पाते, हम एक ऐसी हम ग्रोथ की बात नहीं कर पाते और उसी को करने से ही उन्होंने जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 34% से बढ़ाया है जो कि अप्रत्याशित है। और अगर इसमें आप 2 लाख करोड़ और जोड़ें जो कि राज्यों को दिया जाएगा तो करीब 70% से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। यही ज़रूरत थी। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसा उन्होंने कहा है, हाईवेज पर, रेलवेज पर, पोर्ट्स पर, पावर पर उन्होंने जो खर्चा बढ़ाया है उससे ही हमारे देश में प्रगति होगी, रोजगार बढ़ेगा और हमारी समृद्धि बढ़ेगी। जहाँ तक ये जो डर है लोगों का कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मैंने आज तक कोई बहुत अच्छा कोई इस तरह का कोई एनालिसिस नहीं देखी है जो कि ये दिखाए कि जो जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो उसके साथ में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है। खासतौर से अगर आपका सप्लाई साइड मजबूत रहे और आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ठीक से आते रहे, उनकी सप्लाई बनी रहे, तो उसमें वित्तीय घाटे से बढ़ाने से ये बिल्कुल भी ऐसी कोई नेसेसरी इक्वेशन नहीं है कि अगर वो बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन ब्याज दरों पे कोई प्रेशर होगा तो ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। ब्याज दरें अब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है इस समय अर्थव्यवस्था में। अगर आप डिपॉजिट्स की रेट ऑफ ग्रोथ देखें तो बेतहाशा है, बैंकों के पास बहुत पैसा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल में भी जब सरकार ने अपना बोरोइंग बढ़ाई थी और शायद 12 लाख करोड़ उन्होंने कर दी थी, तभी भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी नहीं और मुझे नहीं लगता कि बॉन्ड यील्ड्स अभी भी बढ़ेंगी क्योंकि लोगों के पास जो है वो सेविंग सारी उन्होंने और जो है वो बैंकों में करी है और लिक्विडिटी होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। सर इस बजट में प्राइवेटाइजेशन पे भी बड़ा जोर दिया गया है। 2 सरकारी बैंक जो है प्राइवेटाइज किए जाएंगे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज की जाएगी। क्या आप देख रहे हैं कि सरकार का प्राइवेटाइजेशन जो डिसइन्वेस्टमेंट लक्ष्य है पहले जो हासिल नहीं हुआ था, हासिल हो जाएगा अगले साल? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये लक्ष्य हासिल होगा क्योंकि इस बार कुछ नए कदम साथ में बताए गए हैं। पहली बार ये कहा गया है कि एसेट मोनेटाइजेशन की एक पाइपलाइन पहले से अनाउंस कर दी जाएगी और कर दी गई है और उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा। डैशबोर्ड का मतलब कि रियल टाइम डेटा उसमें आता रहेगा और मतलब बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी कि हर महीने आपको पता लगेगा क्या एसेट मोनेटाइजेशन हुआ या नहीं।
नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार जी थे और कह रहे थे कि एक तरह से ये बजट जो है ये विकास का और डेवलपमेंट का बजट है। और इस वक्त बजट पर एक बार फिर से हम नजर डालते हैं, इस बजट की जो मुख्य बिंदु हैं, जो हाइलाइट्स क्या हैं, आइए एक बार फिर से उस पर नजर डाल लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया मौजूदा सरकार का तीसरा बजट। देश के विकास पर खर्च होंगे 34,83,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने देश के सामने रखा आत्मनिर्भर भारत का विजन। 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास, इनोवेशन और अनुसंधान पर बड़ा फोकस। बजट का सबसे बड़ा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल बदलाव पर। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत। स्वास्थ्य योजनाओं पर 137% ज्यादा 2,23,846 करोड़ रुपए। कोरोना की वैक्सीन पर खर्च होंगे 35,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत के तहत रोजगार पैदा करने के लिए 13 चैंपियन सेक्टर में अगले 5 सालों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी। टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरियां देने के लिए बनेंगे मित्र योजना के तहत अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत शहरों के काया पलट की तैयारी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 6 साल में 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। जन जीवन मिशन शहरी योजना में 5 सालों में 2.87 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। किसान कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने एक बार फिर जताई प्रतिबद्धता। खेती बाड़ी के लिए अगले साल 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने का प्रस्ताव। मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन पर मिलेगा ज्यादा कर्ज। वित्त मंत्री ने सभी राज्यों में पीएम स्वामित्व योजना को विस्तार देने का दिया प्रस्ताव। बुनियादी ढांचे विकास के लिए ऊर्जा सेक्टर में सुधारों के लिए नई योजना। अगले 5 सालों में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। सड़क परिवहन के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए। रेलवे के विकास के लिए बजट में मिलेंगे रिकॉर्ड 1,10,000 करोड़ रुपए की सहायता। शिपिंग सेक्टर में मिलेगी 1.45 लाख नई नौकरियां। कोविड महामारी के बीच सरकार का वित्तीय घाटा जीडीपी के 9.5% के स्तर पर पहुंचा। इसकी भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए जाएंगे। अगले साल वित्तीय घाटा 6.8% के स्तर पर होने का अनुमान। अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए वित्त मंत्री ने जीवन बीमा के आईपीओ का दिया प्रस्ताव। घाटे में और बीमार सरकारी कंपनियों को समय से बंद करने के लिए आएगी योजना। विनिवेश के जरिए साल 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 75 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट मिलेगी। टैक्स व्यवस्था को सरल बनाते हुए कंपनियों को 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक नहीं कराना होगा कोई भी ऑडिट। छोटे कारोबारियों को भी मिली राहत। अफोर्डेबल हाउसिंग को मिलती रहेगी टैक्स में छूट की राहत। मार्च 2023 तक घर खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। शहरों में माइग्रेंट्स लेबर के लिए किराए के घरों को भी मिलेगी टैक्स में छूट। वित्त मंत्री ने जीएसटी को और सरल बनाने के लिए दिए संकेत। इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए वायदा। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए भी टैक्स में छूट को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला। महिला वित्त मंत्री का महिलाओं को तोहफा। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का किया ऐलान। आयरन, स्टील, कपड़ा, मोबाइल और केमिकल्स को भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कस्टम ड्यूटी में बदलाव की सिफारिश। इस साल कस्टम ड्यूटी व्यवस्था को सरल बनाने का प्रस्ताव। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। सोलर इन्वर्टर, सोलर लैलटेन, ऑटो पार्ट्स सहित कपास, सिल्क और कई एमएसएमई उत्पादों की सुरक्षा के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए वित्त मंत्री ने किया 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। शिक्षा पर जीडीपी का 3.5% खर्च करने की तैयारी। उच्च शिक्षा के लिए इस साल अलग से आयोग बनाने के लिए आएगा नया बिल।
लेह में खुलेगा पहला विश्वविद्यालय। तो हमने इतने बड़े बजट भाषण को आपके लिए 15 आसान बिंदुओं में समेटने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपको अब मोटे तौर पर ये समझ में आ गया होगा कि बजट का फोकस क्या है। लेकिन बजट की जो 6 स्तंभों की बात कर रहे थे अशोक, उसके साथ साथ बजट में आर्थिक जो सुधारों के कदम है, आप देखिए एफडीआई की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। बीमा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, R&D पे फोकस। बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनेगा। 3 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का लक्ष्य। जो कहा जा रहा है बुनियादी ढांचे के पैसा कहां से आएगा, उसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया है। तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े सवाल जो कि कई सालों से पूछे जा रहे थे कि आप हेल्थ पर अपना बजट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, हेल्थ पर बजट बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। गाड़ियों के लिए नई स्क्रैपिंग पॉलिसी। अशोक जी, अगर आप सोचते हैं कि 15 साल बाद आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, 5 साल और मिल गए हैं, 20 साल, और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 15 साल का टेस्टिंग किया जाएगा। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी जल्दी ही आएगी और ज्यादा एफिशिएंट गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए 3 सालों में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो टेक्सटाइल एक नया, जो आप बोल रहे थे कि कौन कौन से सेक्टर है जहां पर रोजगार बढ़ेंगे, उनमें से एक बीमा क्षेत्र में भी जो कि एफडीआई आएगी, तकनीक ज्यादा आएगी, तो यहां पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा। कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऊर्जा क्षेत्र में अगर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं तो वहां पर भी रोजगार बढ़ने की संभावना है। और ये जो R&D है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आर्थिक सर्वेक्षण ने भी ये कहा कि जो निजी क्षेत्र है वो R&D के लिए आगे नहीं आता है। तो सरकार को, मुझे लगता है कि सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम लोग R&D के लिए आगे आ रहे हैं, आपको भी आना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो फिर आपको R&D पर फोकस करना ही होगा। बिल्कुल सही। और अब अपने जो दूसरे क्या कहते हैं, जो बड़ी बातें हैं, टैक्सेशन की जो बड़ी बातें हैं, अब उसकी तरफ भी हम आपको लिए चलेंगे। और टैक्स के मोर्चे पर जो अशोक जी ने सबसे पहले कहा था कि 75 साल आज़ादी के होने वाले हैं, तो 75 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको एक तरह से टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है। केवल पेंशन और उस पर ब्याज से अगर आपकी कमाई होती है और 75 के ऊपर हैं आप, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। आयकर के आकलन को फिर से खुलवाने की जो समय सीमा है उसको कम कर दिया गया है। ये ईज ऑफ लिविंग, यानी जो टैक्स पेयर्स हैं उनका भरोसा कैसे जीता जाए, उसके लिए सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। और इसलिए आपने देखा है कि जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही रिटर्न भरने वालों की। आयकर अपीलीय अधिकरण को फेसलेस बनाया जाना, फेसलेस प्रक्रिया की शुरुआत बजट के भाषण में की गई थी पिछले साल, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। और जो कर का जो लेखा जोखा जो परीक्षा है उसकी सीमा को बढ़ाने के लिए आप ये कहें कि अगर 95% आप डिजिटल रूप में करते हैं तो फिर आपको ऑडिट नहीं कराना होगा। और ऑडिट की जो सीमा थी उसको भी बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनियों को बहुत मुश्किल होती थी, जो 3 करोड़ 5 करोड़ तक ये सीमा थी पिछले साल, अब उसको डबल कर दिया है। यानी फिर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो, आराम से वो काम कर पाए। तो सरकार जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो सपना प्रधानमंत्री ने दिखाया था, बजट उस पर एक कदम आगे बढ़ते हुए अब ये कह रहा है कि आपको आपके ऊपर भरोसा किया जाएगा और 10 करोड़ के ऊपर ही आपको अपना ऑडिट कराने की ज़रूरत होगी। इसी तरह से जो TDS की बात है, तो जो लाभांश है उसको भी TDS से अगर जो REIT और इन्वेस्टमेंट जो करते हैं मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में, उनको डिविडेंड टैक्स से मुक्त किया जाए। टैक्स स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और स्टार्टअप के लिए जो 1 साल की जो सीमा है उसको बढ़ा दी गई है। अगर आप टैक्स हॉलिडे की बात करते हैं और सस्ते मकानों की खरीद के लिए, ये एक बड़ी बात कि जो छूट पिछले बजट में आपको मिल रही थी 1 साल के लिए और बढ़ाई गई है। ये सब ATC के बाद भी आपको ये 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदते हैं मार्च 2022 तक, तो ये आपको सौगात। ये टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार को लगता है कि पिछले साल ही ये विकल्प दिया गया था, तो पहले आप अपना मन बना लीजिए कि आप नई व्यवस्था में आना चाहते हैं या फिर पुरानी व्यवस्था के साथ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की गई है और जहां गुंजाइश है वो कदम सरकार ने उठाया है। और इसमें खासकर जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मेजर है वो है कि 6 साल तक जो टैक्स केसेस ओपन रह सकते थे उनको रिडक्शन करके हाफ करके 3 साल कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है किसी भी टैक्स पेयर के लिए। और खासकर हम इतने बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स वगैरह की, महिलाएं आएंगी, इनमें नए तबके के लोग आएंगे, उनके लिए ये आइडिया कि टैक्स मेरा जो डिस्प्यूट है वो 6 साल तक, यानी कि मैंने अभी फाइल किया और इसके ऊपर मुझे ख्याल रखना पड़ेगा अगले 6 साल तक इसका ये खाता कभी भी खुल सकता है, ये काफी रिस्की रहता है। तो इसको रिड्यूस करके 3 साल। नितिन गडकरी इस वक्त केंद्रीय मंत्री, उनका रिएक्शन देख लेते हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं।
और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इनकरेज कर रहे हैं। और कल अभी आने वाले 4-5 दिन में, अगले सप्ताह में शायद मीटिंग तय हुई है, प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र राघवन साहब, नीति आयोग और हमने ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो अभी पहली बात तो ऐसी है कि हमने लिथियम आयन बैटरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इसका भी काम हमने शुरू किया है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है, इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है, जो 20 साल से पुराने हैं, ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नहीं लेने वाला ही है, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 ईयर्स एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। बाद में 17 लाख मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, 17 लाख ओल्डर देन 15 ईयर्स विदाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये 17 लाख और ये संख्या जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये करीब 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम्स मोर देन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। तो पहली बात तो ऐसी है कि रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, न्यूअर व्हीकल मीट रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड मटेरियल एंड व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो स्क्रैपिंग होगा तो स्टील, रबर, एल्यूमिनियम, कॉपर जो वेस्ट निकलेगा, अभी हम लोग कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने हमारे पोर्ट का, मैं जब मंत्री था तो ये इसी के लिए 18 मीटर ड्राफ्ट बढ़ा है। तो दुनिया का भंगार 2 लाख टन के शिप में अपने यहाँ आया, वो बहुत सस्ता आएगा, थ्रोइंग प्राइस पे आएगा, और फिर उससे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मेटल को, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसमें मटेरियल, इसके कारण फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं जब कॉलेज में था तो स्कूटर मैंने खरीदी की थी, तब 32 किलोमीटर इन्हें अच्छा एवरेज समझ रहा था। मैं बजाज की स्कूटर मैंने ली थी और कहता था कि मेरी स्कूटर का एवरेज 32 है। अभी जो बाइक आप यूज़ कर रहे हैं वो 80 किलोमीटर तक गई है। तो इसका मतलब ये जो पुराने सब जाएंगे और नए आएंगे, तो इसमें जो इम्पोर्ट है 8 लाख करोड़ का, वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल इफिशियंसी उड़ेगी, और लाइट वेट व्हीकल है, इसमें टेक्नोलॉजी बदली हुई है। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड फॉरेन का जो अपना फॉरेन डॉलर में जो है, फॉरेन का अपना ये डॉलर है वो इसमें बचेगा। न्यूअर हेवी कमर्शियल व्हीकल आर 3 to 6% मोर फ्यूल इफिशिएंट, ये ट्रक वगैरह में काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और इम्प्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स सच एज एयर बैग्स, ABS एंड क्रैश नॉर्म्स। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते एयर बैग्स को भी मैंडेटरी किया है, तो ये मुझे लगता है ये सब फायदा होगा। इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण। टाइमली फिटनेस चेक, इमिशन नॉर्म्स एंड ऑपरेशनल कंडीशंस ऑफ व्हीकल्स थ्रू ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब देश में हम ये सिस्टम बड़े प्रमाण पर खड़े कर रहे हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के साथ। एंड ऑफ लाइफ क्राइटेरिया अंडर द पॉलिसी वुड बी बेनिफिशियल टू रिमूव मोस्ट अनफिट डिफेक्टिव व्हीकल्स। अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट रॉ मटेरियल फॉर स्क्रैपिंग इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बताया। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी बहुत दिनों से थी, वो इसमें आई है।
और आज मैंने बेनिफिट आपको बताया। मैं आज से 15 दिन के अंदर, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने हमारे को अधिकार दिया है, मैं स्क्रैपिंग पॉलिसी डिक्लेयर करने का काम करूंगा। ये जो विशेष रूप से हमारी भारतमाला परियोजना जो है उसमें 24,800 किलोमीटर हमने लेंथ ली थी और उसमें से 10,206 किलोमीटर जो है ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और कुछ पूरी भी हुई है। तो निश्चित रूप से अभी NHI की लेंथ है टोटल 1,36,521 किलोमीटर और ये अलग अलग प्रकार के इसमें बिहार का पैकेज है, जम्मू कश्मीर का पैकेजेस है, बाकी भी इसमें भारतमाला परियोजना में ली गई है। तो ओवरऑल मेरा विश्वास है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज आप देख रहे हैं, वैसे मैं जब मंत्री बना तो उस समय से आज के 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में करीब 50-60% इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है और इस 5 साल में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और कुछ हमारे 22 ग्रीन हाईवे जो बन रहे हैं वो इससे भी बेटर बनेंगे, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बने हैं। जैसे अभी आप में से बहुत से लोग हमारे 16 लेन रोड पर जाते हैं जो आपका दिल्ली मेरठ का पार्ट है, तो आप में से बहुत लोगों का टाइम पीरियड सवा घंटा जो आते थे यहाँ पार्लियामेंट तक आने के लिए वो 15 मिनट में आने लगे और दिल्ली मेरठ अभी हम लोग 2 महीने में शुरू करेंगे तो जो 4 घंटे लगते थे वो 45 मिनट में। तो ऐसे 22 ग्रीन हाईवे है। तो ये रोड सेक्टर में तो काफ़ी बदलाव हुआ है और ये जो नेशनल पाइपलाइन जो बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी मदद मिलने वाली है और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और हमारा बजट भी जो 91,000 से अब 1,18,000 करोड़ तक बढ़ा है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि जिसके कारण इसमें काफ़ी गति आएगी। MSME में मुझे बहुत खुशी है कि अब स्टील की प्राइस पिछले 6 महीने में 65% बढ़ी है। तो स्टील का जो इंपोर्ट हो रहा था उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने उसमें जो घोषणा की है, ये निकालो कागज, इसके कारण जो 15% ड्यूटी थी, जो कितने स्टील पे कस्टम ड्यूटी 15%, 7.5% जो थी 15% थी वो 7.5% आई। तो 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के कारण जो MSME में छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने वाले हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। जो स्टील स्क्रैप आ रहा था उसके ऊपर अब कोई ड्यूटी नहीं है, तो स्टील सस्ता होने के लिए इसकी उम्मीद करता हूँ मैं कि इसका कुछ फ़ायदा होगा। ADD एंड CVD ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स, ये भी नो ADD एंड CVD ऑन सर्टेन स्टील प्रोडक्ट। कॉपर स्क्रैप की ड्यूटी जो थी वो 2.5% ड्यूटी फ्रॉम 5% से 2.5% आई, तो वो भी MSME को फ़ायदा होगा। रिड्यूस ड्यूटी ऑन नाफ्ता केमिकल्स एंड रेजिंग ड्यूटी ऑन सोलर इंपोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे पैनल्स हमारे यहाँ बने, सब प्रकार के इक्विपमेंट जो आपका उसका जो चार्जर्स बनता है, इन्वेंटर बनता है, ये सब अब इंडिया में बने, इसके लिए इसकी ड्यूटी बढ़ाई गई है। कैपिटल गुड्स टू बी हायर ड्यूटीज ऑटो पार्ट्स, इससे बाहर से जो ऑटो पार्ट्स आए थे वो बंद होंगे और हमारे देश में तैयार होंगे और एक्सपोर्ट हमारे देश का बढ़ेगा। इसका बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हमारे रोजगार पर भी होगा। MSME प्रोडक्ट्स 10 to 15% ड्यूटीज, स्टील क्रूज, लेदर, ये लेदर जो है हमारे ऊपर जो इंपोर्ट हो रहा था, भाई लेदर नॉट अलाउड इंपोर्ट्स, एंड जेम स्टोन्स, आर्टिफिशियल कॉटन, हायर ड्यूटीज, इथिल अल्कोहल। तो ये एक प्रकार से MSME के छोटे उद्योगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। MSME का भी बजट हमारा डबल किया गया है, जो 7,500 करोड़ था वो 15,000 करोड़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोनों विभाग में अच्छा है। और एग्रीकल्चर में सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइमरी लेंडिंग है वो 16 लाख करोड़ तक पहुंचा है और 16 लाख करोड़ में किसानों को ये मिलेगा ही, उसके साथ साथ फिशरीज और डेयरी, उसको भी इसमें फ़ायदा होगा। ये तीनों प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, तो 16 लाख करोड़ ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बहुत उपयोगी होगा। और जहाँ तक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सब बातों के लिए, उसके लिए भी काफ़ी बड़े
अमाउंट की प्रोविजन वित्त मंत्री ने की है। तो मुझे लगता है, और जो एमएसपी के बारे में बात कही जाती थी कि उसमें उन्होंने आंकड़े बताकर बताया आपको, मैं अंदाजन कहूँगा कि करीब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा एमएसपी के मार्जिन में कमर्शियल प्राइस यानी मार्केट प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस दोनों कम हो गई और एमएसपी ज़्यादा हो गई। और हमने स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट जो है वो स्वीकार करके हर साल हमारे मैकेनिज्म से हम लोग एमएसपी बढ़ा रहे हैं। और इसलिए ये होते हुए भी सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम केवल गेहूं, चावल, मक्का और दाल बिया इसके लिए सरकार ने दी है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में देश के स्वाधीनता के इतिहास के बाद किसानों के लिए इतना बड़ा प्रोटेक्शन अभी तक कहीं मिला नहीं था। स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट स्वीकार करो, यही बात सभी लोग कर रहे थे। उस रिपोर्ट में लिखा था कि एमएसपी आपको हर साल जो है उसका हिसाब लगाना पड़ेगा और वो करनी पड़ेगी, उसके आधार पर हर साल बढ़ रही है। और इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से एमएसपी जो है वो ज़्यादा है, यह इसके पहले कभी हुआ नहीं है। और इसलिए कॉटन में भी सरकार ने कितना पैसा किसानों को दिया है, गेहूं के लिए कितना दिया है, चावल के लिए कितना दिया है, कॉर्न के लिए कितना दिया है, और ये अमाउंट 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये पहली बार किसानों के लिए सरकार ने दी है। मैं वित्त मंत्री जी का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उन्होंने हमारे पिलर बताए थे इकोनॉमी के, जिसमें हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट, ट्राइबल और रूरल इंडिया है, उसके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल इंडिया की प्रायोरिटी दी। और उसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल जो है उसको भी महत्व दिया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। अब सोशल सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है, मेडिकल कॉलेज बनने से लेकर छोटे छोटे लेबॉर्ट्रीज बनने तक। तो एक नया इनिशिएटिव है रिसर्च के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में रिसर्च के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। पहली बार रिसर्च के बारे में भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस वित्त मंत्री ने दिया है, देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने वाला। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एमएसएमई मंत्रालय भी उनके पास है और उन्होंने खुशी जताई ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो एक नीति यहाँ पर इस पूरे बजट में दिख रही है और जो बजट एलोकेशन हुआ है उसको लेकर उन्होंने बहुत खुशी जताई और उसके कई फायदे भी गिनाए। और साथ साथ एमएसएमई का जो बजट डबल हुआ है उसको लेकर भी वो बहुत संतुष्ट दिखे। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो अजय उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होता है और इसीलिए आज एमएसएमई सेक्टर पर बहुत फोकस था बजट में भी। वित्त मंत्री ने तारीफ भी की गडकरी साहब की कि कोरोना के बावजूद भी जो सड़कों के बनाने की रफ्तार है वो बहुत कम नहीं हुई है। बिल्कुल मतलब 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर आप फिर भी हर रोज बना रहे हैं। तो एक तरह से उपयोग किया गया इस पूरे महामारी का कि आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं। और 1,18,000 करोड़ रुपए केवल सड़क के निर्माण के लिए मिले हैं और ये इकोनॉमिक ड्राइवर अगले कुछ सालों तक बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो लगातार बजट के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा जारी है। क्या कुछ मिला देश को, क्या मिला हमें और आपको, बजट 2021-22 से चर्चा लगातार जारी है। संभाल के रखना, कोई ले न जाए। हम जानते हैं कि बैंक में सिर्फ पैसे जमा नहीं होते, बैंक ऑफ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट, ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
एक बार फिर स्वागत है आपका और इस वक्त सीधा आपको राज्यसभा ले चल रहे हैं। Fiscal Policy Statement 2021-22, Srimati Nirmala Sitharaman today. So with your permission, I rise to lay on the table a copy, each in English and Hindi, of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy statement, and macroeconomic framework statement. No problem, you can lay it. Papers to be laid on the table, Srimati Nirmala Sitharaman. So I rise to lay on the table, under Article 281 of the Constitution, a copy each in English and Hindi of the following papers. Report of the 15th Finance Commission for the year 21-22 to 25-26. Explanatory memorandum on the action taken on the recommendations contained in the report of the 15th Finance Commission. Thank you. Honorable members, some of the members suggested that about condolence, I got the matter examined. The House told me that there are no precedents about actuary. The House is adjourned to meet at 9 a.m. Tuesday, 2nd February 2021. तो जो बजट है और राज्यसभा में भी पेश किया गया लोकसभा के बाद और अब संसद के पटल पर रखने के बाद अब ये सार्वजनिक दस्तावेज जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जो सीईओ हैं ईग्रो के, वो लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह, अगर हम बात करें तो इस बजट में कई फार रीचिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं। अब रिफॉर्म्स पर अगर हम देखें तो किस तरह से आप देखते हैं? बाजारों ने भी स्वागत किया, लेकिन ये रिफॉर्म्स क्या वाकई देश को आगे लेकर के जाएंगे, लंबी अवधि में रोजगार क्रिएट करेंगे, जिसकी सभी लोग आशंका जता रहे थे कोरोना महामारी के बीच? ये तो बहुत बढ़िया रिफॉर्म वाला बजट है। मुझे लगता है 1991 के बाद ये दूसरा बजट कहलाएगा जिसने वाटरशेड बजट और रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट होगा। आप देखिए कि फाइनेंशियल सेक्टर जिससे मैं काफी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, डेट मैनेजमेंट की जो डेट मार्केट को जो डेवलप करने की बात है इस बजट में बड़ी अच्छी तरीके गई है। किस तरीके हम डेट मार्केट को डेवलप करेंगे। जब भी आप फाइनेंसेस की जरूरत होती है तो डेट मार्केट एक अहम पहलू होता है जहाँ से पैसा ले सकते हैं। दूसरी बात, बैड बैंक के बारे में भी बात शुरू हो गई है। तो ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको हम रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, रिकैपिटलाइजेशन पे 20,000 करोड़ दे रहे हैं, जिनको हम रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, उनकी अगर बैलेंस शीट खराब हो रही है और उनके कारण नहीं हो रही है क्योंकि पूरी स्थिति इस तरीके बिगड़ गई है। और बैंक तो एक इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। पूरी इकोनॉमी में अगर स्ट्रेस है तो बैंक की बैलेंस शीट पे भी स्ट्रेस है। तो सरकार कह रही है ठीक, एक बैड बैंक भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ वर्षों से हम लोग कह रहे थे कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन देना होता है, तो कमर्शियल बैंक जो कार का लोन या घर का लोन बनाते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने की क्षमता, उसकी कैश फ्लो को समझने की क्षमता नहीं होती है। तो सरकार ने साफ कहा है कि हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी सोच रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में कहा है। और फिर सबसे बड़ी बात है जो मुझे अपने निजी तौर पे डर रहता था कि जो फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है फिनटेक के कारण कहाँ खड़ी रहेंगी, क्या उनमें क्षमता है कि फिनटेक को हैंडल कर सकें? तो सरकार ने कहा है कि हम लोग फिनटेक के ऊपर अभी गिफ्ट में खास करके प्रोविजन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है चरण सिंह जी जुड़े हुए हैं और साथ साथ इस बीच हमारे साथ आलोक सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व सीएमडी एफसीआई के। लेकिन उससे पहले आलोक जी आपके पास है, मैं शुभम जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा। मतलब आप लोग और अजय भी जो यहाँ पैनल पर है, आप सब लोग आप जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मैं आम लोगों के लिहाज से पूछना चाहता हूँ, आम लोग इस बजट में किस चीज को लेकर संतुष्ट हो सकते हैं? एक बात कि भाई ठीक है, कोई नया टैक्स इस तरह का नहीं है, सेस की लोग कर रहे थे, कोई सेस हो सकता है कोरोना का। साथ साथ दूसरी बात यह कि हेल्थ सेक्टर पे बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो जिसका फायदा दारू के ऊपर सेस है। हाँ, दारू के ऊपर सेस है। जी जी, तो यही मैं चाह रहा, दारू के ऊपर सेस है पूरी तरह से। सेस का इस्तेमाल क्यों होगा ये भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, ये और ये एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए ही ज्यादातर ये सेस लगाए गए हैं, जैसे गोल्ड के ऊपर भी और पेट्रोल डीजल पर भी सेस लगाए गए हैं। कुछ कुछ उस तरह के सेक्टर्स हैं जिनको जरूरत है और निश्चित है कि उस तरह के फिस्कल डेफिसिट अगर आपका है तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आना पड़ेगा। या तो पहले यूज किया जाता सिगरेट से, अभी लिकर के ऊपर तो
कहीं ये सारे इजी सोर्सेज हैं जहां से पैसे आ सकते हैं। इसके अलावा और आम लोगों के लिहाज से घर में उनको जो है आम आदमी और गरीब आदमी मकान लेना चाहे तो उसको जो 1.5 लाख की छूट मिल रही है वो मिलती रहेगी। बिल्कुल, और साथ में एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की में एक फाइनेंस मिनिस्टर का जो एक कमेंट था कि जो डिडक्शन मिलता था कंपनीज को, यूनिट्स को, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मतलब एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड जब वो देते हैं तो उसके लिए उनको एक डिडक्शन मिलता है। वो डिडक्शन लेकिन अगर टाइमली नहीं हुआ तो उसके ऊपर उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये मतलब एक सॉर्ट ऑफ ए वार्निंग है एम्प्लॉयर्स के लिए कि भाई आपको वो टैक्स बेनिफिट आपको विड्रॉ हो जाता है। मोटा मोटी बात यह है कि सरकार कुछ दे सकते हैं, लोगों का ये आशा रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ रहता है कि बजट ऐसा ना हो, और डेवलपिंग इकोनॉमी, जब बड़ा इकोनॉमी जैसे भारत में, ऐसा ना हो कि जिसमें नए नए हर साल में तब्दीली आते रहे, तो उससे लोगों को सुविधा से ज़्यादा परेशानी ज़्यादा होती है कि इसमें ये रूल्स किया जाए, उसमें ये तरह की चीज़ किया जाए। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों का जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो लिस्ट गिनवाए उनमें है कि हम रूल्स को ईजी कर रहे हैं, रूल्स के में कमी ला रहे हैं, रूल्स को सिंपल कर रहे हैं, और ये सिंपल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी से बहुत लोगों को लाने का। उस वक्त अगर फॉर्मल इकोनॉमी के रूल्स अगर कठिन रहे तो निश्चित ही शुरुआत में फर्स्ट जनरेशन के जो स्टार्टअप ही नहीं, जैसे हम कह रहे हैं स्वनिधि में बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वो बैंक से लोन ले, NBFC से लोन ले, इन लोगों के लिए रूल्स की जो एक तादाद बन जाता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। उस चीज़ को किस हद तक सरकार सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होता है, और इस रिफॉर्म को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास में एक रहेगा कि भाई टैक्स में कितने फ़र्क आए वगैरह, निश्चित ही वो चीज़ रहता है, लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि उनको तो सैलरीड इनकम नहीं होता है। बिल्कुल, वो लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये नियमों का जो एक जो घेराव, और वो उसमें जितना सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है, जितना किया गया है, जितना सिंप्लीफिकेशन और भी किया जा रहा है, वो काफ़ी उनके लिए सुधार के हिसाब से बनता है। ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लीफिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत बड़ी चीज है इस बजट को लेकर, बहुत दो महत्वपूर्ण चीज। तो आलोक जी, कृषि सेक्टर जो है क्षेत्र है उसको लेकर सबकी निगाहें लगी थी, कृषि क्षेत्र में क्या कुछ होता है, MSP को लेकर किस तरह से सरकार लगातार अपना खर्च जो है बढ़ा रही है, MSP पे ज्यादा खर्च, वो तो पूरे आंकड़े दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर आप कैसे देखते हैं कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट को? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो बजट है इसका जो कृषि के जो इनपुट्स हैं। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट रुक रहा हूं आपको। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनते हैं उनका रिएक्शन। शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है इसका पार्ट 2 जारी होना। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। MSME सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है,
इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। मैं एक कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट के लिए, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। तो आपने देखा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट कह रहे थे इस बजट को, और उन्होंने एक तरह से बधाई दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को और प्रधानमंत्री को, जिनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा जो बजट है वो तैयार किया गया है। लेकिन अजय, आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की अब से कुछ देर पहले कुछ तस्वीरें वायरल हुई। अपने ऑफिस में बैठ करके वो बजट भाषण सुन रहे थे। अच्छा। और उनके सामने जो है डीडी न्यूज था। तो ये भी बता दूं, बजट यानी डीडी न्यूज है। तो आज आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ ही। बिल्कुल, और लगातार हम आपके लिए एक्सक्लूसिव्स लेकर के आएंगे और शायद सबसे तेज और सबसे बड़ी कवरेज जो है आपके अपने चैनल पे। लेकिन इस बजट का अगर एक सबसे बड़ा फोकस अगर कुछ नजर आता है तो वो है हेल्थ सेक्टर। और अगर इसको आत्मनिर्भर बजट के साथ साथ अगर आप कहें कि ये हेल्थ बजट भी है तो इसमें कोई एक तरह से गलत नहीं होगा। तो हेल्थ को लेकर के क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं और क्या वाकई वो देश को अगला हेल्थ सुपर पावर बना पाएंगी? आप ही एसेस कीजिए। आइए दिखाते हैं आपको ये खूबसूरत सी कहानी। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बड़ा बजट घोषित किया है। इसमें स्वस्थ भारत के लिए संकल्प है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी। इसके तहत 6 साल में कुल 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य केंद्र को इसके तहत सहायता दी जाएगी। एकीकृत प्रयोगशालाओं को भी किया जाएगा स्थापित। वहीं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की भी स्थापना होगी। एनसीडीसी को मजबूती दी जाएगी। साथ ही एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। पहली बार स्वास्थ्य बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। साल 2020-21 में जहां स्वास्थ्य बजट अनुमान कुल 94,452 करोड़ रुपए का था, वहीं साल 2021-22 के लिए बजट अनुमान 2,23,846 करोड़ रुपए का रखा गया है। साल 2021-22 में कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही पूरक पोषण अभियान और पोषण अभियान को मिलाकर मिशन पोषण 2.0 शुरू होगा। चलिए अब आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, खेती बाड़ी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर यह दिखाई देता है कि जो इनाम है, मंडियां हैं, 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा इनाम सिस्टम से। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें अब एपीएमसीज की भी हिस्सेदारी होगी। नाबार्ड का जो माइक्रो इरिगेशन फंड है उसको भी बढ़ाया गया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 10,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। कितना असर होगा अगर खेतीबाड़ी की पूरी अर्थव्यवस्था देखें इन सारी कदमों की वजह से? आलोक सर। देखिए इसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1000 ई-नैम मंडीज और ऐड किया जा रहा है जी। इससे किसानों को जो एक बेटर चॉइस मिल सकती है अपने प्रोड्यूस को किस कीमत में किसको कब बेचे, उसकी सहूलियत बहुत ज्यादा होगी। ऑल्दो किसान आंदोलन के नाम पे जो लोग आड़तियों की वकालत करते हैं
उनको इस खबर से ज्यादा संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है ये जो 1000 ई-नैम मंडीज ऐड किए जा रहे हैं, ये तो जैसे कृषि क्षेत्र का एक रेवोल्यूशन टाइप होगा कि किसानों को अच्छा प्राइस मिलेगा और उनका टाइम जाया नहीं जाएगा। सेकेंडली देखिए, रूरल क्रेडिट में ग्रामीण ये कृषि क्षेत्र के लोन क्रेडिट में 16.5 लाख करोड़ रुपए, जी 16.5 लाख करोड़ का इंतजाम किया गया है। इससे देखिए, जो अभी तक जो शिकायत होती थी कुछ वर्षों पहले तक कि कृषि क्षेत्र में केवल लिप सर्विस दिया जाता है और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो अब इस घोषणा से पूरा का पूरा खत्म हो गया। 16.5 लाख करोड़ का कृषि ऋण का जो प्राविधान किया जा रहा है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। इससे देश के सभी प्रांतों में कृषि को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। एक उनको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत बड़ा एक सहूलियत होगा। और जो ऑपरेशन ग्रीन, इससे देखिए अभी तक कि पैंडेमिक ईयर महामारी में एग्रीकल्चर का ग्रोथ 3.4% बताया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले वर्ष में भी इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा। आलोक जी, ये तो पूरा ब्राइट स्पॉट के तौर पर जो खेती बाड़ी है वो पूरे सेक्टर में -8% हो सकता है, जो पूरे पैंडेमिक में ब्राइट स्पॉट के तौर पर नजर आया खेती बाड़ी। मेरा सवाल में इट विल गो बियॉन्ड 3.4% एंड एग्रीकल्चर के ऊपर देश के 2/3 लोग कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं, तो 2/3 जनसंख्या के लिए ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं पहले ये समझना चाह रहा हूँ, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, जो केवल अभी टॉप यानी टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो के लिए थी, अब उसको 22 फसलों को और बढ़ाया जा रहा है। क्या फर्क पड़ेगा उससे? थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं, फूड प्रोसेसिंग को किस तरह से मदद मिलेगी? देखिए, इससे आसान ये होगा कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफाइड होगा। आज के दिन एमएसपी के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ज्यादातर ये गेहूं, धान और चावल की ओर ही गया है और साग सब्जी में ऑल्दो बहुत अचीवमेंट्स हुआ है, लेकिन उसमें एमएसपी वगैरह गवर्नमेंट की ओर से ज्यादा उसमें हुआ नहीं। उसमें किसान अपने आप ही काफी आगे कर रहा है। लेकिन ये जो 22 और साग सब्जियों में जो अनाउंसमेंट किया गया है, इससे किसान को प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो अपने क्रॉप को अगर डाइवर्सिफाई करे तो उससे उसको और भी आमदनी हो पाएगी। और ऐसे डाइवर्सिफिकेशन से ही जब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो इंडिया का है, उसको भी जब ये फीड करेगा, तो किसानों का जो आमदनी में को दोगुना करने का जो लक्ष्य है, उसकी ओर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। ऑफ कोर्स इट डज नॉट मीन कि गेहूं और धान की ओर कम ध्यान दिया जाएगा। उनको एमएसपी में जो किसान के पास मार्केटेबल सरप्लस है और जो उसको उगाना चाहता है, वो उगाता रहेगा, एमएसपी मिलता रहेगा। एमएसपी में पिछले 5 साल की तुलना में आज को अगर देखा जाए, डबल अचीवमेंट हुआ है, सीधे डबल अचीवमेंट हुआ है। लेकिन अब किसान को ये भी एक सहूलियत है कि यदि वो धान और गेहूं से हटके अन्य चीजों पे जाना चाहता है, साग सब्जी में जाना चाहता है, तो उसको वो सहूलियत मिलेगी। और अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए इंडिया में, तो इंडिया से हॉर्टिकल्चर का एक्सपोर्ट बहुत हो सकता है। जी, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा तो लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, हर सेक्टर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट जो है, विनिवेश को लेकर एक लक्ष्य तय किया गया है। अगर इस बजट की बात करें तो वो भी एक बड़ी खबर है, उस पर भी चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। संभाल के रखना, कोई ले न जाए। हम जानते हैं कि बैंक में सिर्फ पैसे जमा नहीं होते। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो,
कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बजट 2021-22 का आ चुका है और उस पर तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ये विकास का बजट है और दरअसल ये बजट कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, हेल्थ सेक्टर पर फोकस भी है और साथ साथ ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है। इसको लेकर लगातार बात चल रही है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, शुभमय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं और साथ साथ डॉक्टर चरण सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह जी, डिसइन्वेस्टमेंट की बात थोड़ा सा जरूर होनी चाहिए क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य तय किया गया 1,75,000 करोड़। ये बड़ा आसान नहीं होता डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के, बड़े सारे इसमें झोल होते हैं। कुल मिलाकर आपको लगता है कि इस दिशा में सरकार अब क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार दिख रही है आपको? मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है बजट स्पीच में, जहां उन्होंने कहा है कि हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोविड के बावजूद भी हम लोगों ने BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस, जहां मैडम बता रहे थे, वित्त मंत्री बता रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि 21-22 में ये कंप्लीट हो जाए, इस पे हम काम जारी रखा हुआ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदर देन IDBI बैंक, हम चाहते हैं कि हम लोग 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एक वन जनरल इंश्योरेंस को भी करें। तो इसका साफ मतलब है कि उनमें मन में एक दिशा क्लियर है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। LIC में भी जब उन्होंने कहा कि हम IPO लाना चाहते हैं, उसका मतलब फिर यही बात थी कि अपनी तरफ से उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि कहाँ पर हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस रोड मैप पे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टारगेट बहुत बड़ा है और इसमें काफी उलझने आ जाती हैं और एयर इंडिया आप जानती हैं कितनी देर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पर एयर इंडिया को नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी बात सही है, पर मुझे लगता है कि क्योंकि इतने वर्षों से इस साइड की इस तरह हम लोग चल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम नीति को भी बोलने वाले हैं कि हमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बताइए कौन कौन सी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फोकस्ड रहने से ये पॉसिबल है कि इस साल ये कुछ 1,75,000 नहीं तो कुछ तो इस डायरेक्शन में शुरू करेंगे। शुभमय, आपको आप क्या कहेंगे डाइवर्समेंट पॉलिसी को लेकर के? कितना ओपन है, कितना ट्रांसपेरेंट है वित्त मंत्री और क्या कह रही हैं? ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत में जो नॉन कोर एसेट्स हैं उनको तो मोनेटाइज करना ही चाहिए और अब शायद एक स्पेशल पर्पज व्हीकल भी बनाने जा रहे हैं कंपनी के तौर पर जो इस काम को शुरू करेगा। बिल्कुल, और साथ में उन्होंने सरकार के पास जो लैंड बैंक्स हैं उसको मोनेटाइज करने का प्रक्रिया जो शुरू किए हैं, जिसका आप रेफर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि बहुत सारे एसेट्स सरकार के पास ऐसे हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का इन्होंने 3 चीज़ों पे बेसिकली स्ट्रक्चर दिया है। एक तो जो हम क्लासिकली डिसइन्वेस्टमेंट मानते हैं कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में शेयर सेल करने का, बिल्कुल। सेकेंड, और उसी का अंदर आता है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, कि उस कंपनी का मालिकाना पूरी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। दूसरी बात ये है जो आमतौर से बहुत बारी उसको सोचा नहीं जाता है, वो है लैंड बैंक्स, कि सरकार इज द बिगेस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री और इतने बहुत सारे पार्सल्स हैं जिनको सेल करके सरकार काफी आसानी से पैसे उठा सकते हैं, क्योंकि वही पैसा बहुत सारे दूसरे एफर्ट ना करके वो पैसे आते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू शॉर्टफॉल को फिलअप करने के लिए। और तीसरा, रनिंग एसेट्स जो हैं, जैसे रास्ते हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, इन सारे जो रनिंग एसेट्स हैं, इनका डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी सरकार का पिछले 2-3 सालों में तजुर्बा रहा है और उसको काफ़ी ज़्यादा फिलिप देने का इस बारी का बजट में घोषणा है। और ये तीनों मिलाकर डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा एक दायरा बन जाता है और मुझे लगता है ये एक बहुत, जिसे कहते हैं, एक शिफ्ट है सरकारी ये उपक्रम के मैनेजमेंट में, जो इस बजट में एक वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ, जिसे कहते हैं, अटेंशन या एक पॉलिसी डायरेक्शन के हिसाब से हम ले सकते हैं। और ये कई सालों तक इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलता रहेगा, खासकर जब टैक्सेस से दूसरे रेवेन्यू उठाने का चांसेस कम है। तो इसमें जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात चल रही है, LIC में IPO फ्लोट करने का,
ये सारे उसी के अंदर है एंड ये बहुत 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 ज़रूरी था एंड it's a step for which the time has come now. ठीक है, शुभ, इस पर मैं एक बार फिर आऊंगा, लेकिन इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस बजट को लेकर क्या अपना रिएक्शन दिया, आइए सुन लेते हैं। ये बजट देश को नई दिशा दिखाने वाला है। जिस तरह से रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, सब प्रकार के मूलभूत संरचनाओं को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा रखा है, उससे देश भी आगे बढ़ेगा और रोजगार भी बहुत मात्रा में पैदा होगा। किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम मोदी सरकार ने किया है और एमएसपी भी दिया है, एपीएमसी भी रहेगी और बाकी सब लोगों को दाम मिल रहे हैं, वही मांग थी उनकी, और उनको किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है। तो इस सब के लिए जो धन जुटाना था उसका भी ठीक रास्ता कृषि सेस जो लगाया है वो किसानों के कल्याण के लिए है और लोग देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो प्रकाश जावड़ेकर इस पर रिएक्ट कर रहे थे बजट को लेकर के। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी और बजट से जुड़े जो रिएक्शंस हैं लगातार जो आ रहे हैं हम आपको सबसे पहले लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। संभाल के रखना, कोई ले न जाए। हम जानते हैं कि बैंक में सिर्फ पैसे जमा नहीं होते। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2021 और 2021-22 का जो बजट है अब संसद के पटल पर रखा जा चुका है। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि बजट लगातार ये समावेशी है और उसका उदाहरण 2-3 उदाहरण अगर मैं अशोक जी दे पाऊं तो जिस तरह से उज्ज्वला योजना देखा हमने कि कितने 8 करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर दिया गया कोरोना के वक्त में, जो कितनी मुश्किलें थी और उसका अब दायरा बढ़ाने की कोशिश, यानी लगातार जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है और खासतौर पर महिलाओं को जो सपोर्ट करना जो सरकार का मुख्य फोकस था, 1 करोड़ लोगों को और भी इसमें शामिल किया जाएगा। और हमने देखा है कि टाइमलाइंस जो सरकार देती है उस पर स्टिक करती है, इसलिए भरोसा जगता है कि ये कुछ इस दिशा में किया जाएगा। कई चीजें टाइमलाइन से पहले हो जाती हैं बिल्कुल हो जाती है। 750 एकलव्य मॉडल स्कूल आप समझ रहे हैं जो केवल STs के लिए होंगे। बिल्कुल ये इतना बड़े स्केल पे अगर आप सोच पाते हैं आदिवासी जो बच्चे हैं उनको कैसे आप एक तरह से एम्पावर करें, कैसे आप शिक्षा पहुंचाएं, तो 750 एकलव्य स्कूल एक साथ एक साल में खोज, आपको बहुत छोटा सा एक लाइन दिखेगी बजट में, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो जमीन पर बहुत बड़ा है। स्कॉलरशिप 35,000 करोड़ रुपए केवल SC जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्री जो मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है 35,000 करोड़ रुपए और सीधे DBT के जरिए। पिछले 6 सालों में अगर हम देखें तो DBT शायद एक सबसे बड़ी योजना मैं कहूंगा, और 13 लाख करोड़ रुपए
13 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खाते में पहुंचे DBT से, गेम चेंजर केवल है ये। केवल डीबीटी के जरिए। और आपने देखा पीएम किसान जिसका केवल 73,000-75,000 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया था, उससे आगे बढ़ते हुए सरकार ने 1,13,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में डाला। उसके बाद आप देखिए स्कॉलरशिप के साथ साथ आप बात कर रहे हैं कि इस साल आप गगनयान छोड़ेंगे, यानी स्पेस की बात कर रहे हैं आप, और ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको आप चूल्हा भी देंगी। आप इसका केवल स्केल देखिए, इसलिए मैं कहता हूं ये इंक्लूसिव है, सभी को बात करने की कोशिश कर रहा है। और जहां अगर आप सोचते नहीं हैं तो लेह जाते हैं आप, और लेह में कहते हैं कि मैं पहला विश्वविद्यालय खोलूंगा जो कि वहां के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक दूरदर्शी बजट है। अमिताभ कांत साहब जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, वो बजट पे क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, सुनिए। नौकरी पेशा लोग बोल रहे हैं कि इस बजट में हमारे लिए क्या है, वो अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आप बताएंगे कि इस बजट में नौकरी पेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत कुछ है, हेल्थ पे है, एजुकेशन पर है, न्यूट्रिशन पर है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। देश का जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फायदा होगा। तो इन सब के लिए और कोई नया टैक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर नहीं लगाया, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सर कस्टम ड्यूटी कुछ उस पर बढ़ी हुई है, जैसे कि ऑटो पार्ट्स को लें, मोबाइल चार्जर्स वगैरह लें, पिछले साल भी बढ़ाया गया था कस्टम ड्यूटी, तो इससे लगता नहीं वो फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा मुझे, पर बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत करे। कॉमन मैन का प्रो कॉमन मैन बजट है ये बजट फेवरेबल है कॉमन मैन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए काफी रिलीफ है, 75 साल के ऊपर को जो है जंप कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है जो असेसमेंट था 6 साल का जो खुल जाता था वो 3 साल कम कर दिया। नहीं, वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे देखिए इस बजट में एक और खासियत है, इजीनेस, सिंप्लिसिटी और डिजिटाइजेशन पर थ्रस्ट। पूरा थ्रस्ट बजट का डिजिटाइजेशन पर है, इजीनेस पर है, सिंप्लिसिटी पर है, और ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत बहुत तो सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी जिसकी बात हमारे जो मेहमान शुभमय जी कर रहे थे, वो उसी बात को दोहराते हुए अमिताभ कांत जी जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, और स्पष्ट तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें लगातार जो फोकस दिख रहा है, और उसमें ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा लगातार करेंगे। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि ये बजट जो है प्रो कॉमन मैन है। बिल्कुल। शुभमय जी, आपका बड़ा रिएक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे तो उसमें कहा गया है कि भाई पैसा आएगा कहां से, और इसमें शायद चरण सिंह जी मैं आपको भी जोड़ना चाहूंगा। शुभमय, आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना कितना आसान होगा, क्योंकि वही एक बुनियाद रखता है सभी सेक्टर को इक्विटेबल पुश देने के लिए। बिल्कुल, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो इजाफा किया गया इस बार अबाउट 34% का जी, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि किसी भी सेक्टर में आप अगर भारत सरकार का अगर आप यानी हिसाब देखें तो हिसाब जिस तरह से किया जाता है कि कितना खर्च किया गया उसके हिसाब से देखा जाता है कि 10-15% इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा सा ग्रोथ करके किया जाता है। 34% मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हाई जंप है जो कैपिटल सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरत है। और ये अगर जब हम डिटेल्स में देखेंगे कि किस सेक्टर्स में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की बात किया गया है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसका जिक्र नहीं हुआ है वो है एनर्जी क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र। और ऊर्जा क्षेत्र में दो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक है कि करीब हर शहर में इन्होंने पहल किया है कि डिस्कॉम कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिर्फ एक नहीं रहेंगे। हाँ, ये एक बड़ी बात है। ये अभी कंज्यूमर के ऊपर अभी राइट है, क्योंकि इसको हम कहते हैं ओपन एक्सेस, कि कंज्यूमर को अभी राइट मिलेगा। जैसे वो टेलीकॉम में डिसाइड करते हैं कि हम इस कंपनी का सिम लें या उस कंपनी का सिम लें, उसी तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी का वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेंगे या उससे लेंगे। इससे फायदा ये है कि एग्जैक्टली कि एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाता है। कंपनियों में एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ता है, जो बहुत ज़रूरी था। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बहुत दिनों से इलेक्ट्रिसिटी 24/7 आ गया है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं। लेकिन आज ही जैसे डेटा आया है इलेक्ट्रिसिटी का कि जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है। वो 172 से बढ़ के 182, 186, अभी का फिगर है आज का 189 गीगावाट। दीज का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत रैपिडली एक्सपेंशन हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, हाइड्रोजन का इसमें जिक्र है। इन सारे सेक्टर्स में
जब लोगों के पास ये सब चीज़ जा रहे हैं तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि वो कम दाम में जाए, कंपटीशन के हिसाब थ्रू से जाए। और इसमें जो तो इसलिए मैं मानता हूँ दो चीज़ें, एक तो कि ओपन एक्सेस खोल देना कि कंपटीशन होगा डिस्कॉम्स में, और मुझे लगता है बहुत सारे दाम के साथ साथ एफिशिएंसी भी, क्योंकि डिस्कॉम जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है उनसे लोगों की शिकायत बहुत सारी अलग तरह की होती है। बिल्कुल, बिजली समय पे नहीं मिलती है, या फिर आप बिल जमा कराने जाते हैं 10 तरह की दिक्कतें आपको झेलनी क्योंकि आपको कुछ दिनों पहले ही इलेक्ट्रिसिटी ये पावर मिनिस्ट्री ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर का एक बहुत बड़ा हेल्थ पे फोकस, और हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त रिएक्शन दे रहे हैं, सबसे पहले उनको सुन लेते हैं क्या कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो 137% बढ़ा है, जो कि पिछले साल के हमारे बजट एस्टिमेट से 2.37 टाइम्स ज्यादा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुशी की बात यह है कि बजट में हेल्थ के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, क्यूरेटिव एस्पेक्ट और जो वेलबीइंग है यानी होलिस्टिक हेल्थ, इसको बहुत प्रमुखता से, बहुत गहराई और अध्ययन के बाद इसकी चिंता की गई है। अगले 6 साल के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान जो हमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, जिसके माध्यम से हम देश की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाते हैं प्रमुख रूप से, उसके अलावा ये जो है प्रावधान हमारे लिए किया गया है। आज जो कोविड की वैक्सीन 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देना देश के हेल्थ वर्कर्स को शुरू किया गया, अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी शुरू हुआ, और आने वाले समय में दूसरी श्रेणी के लोगों को मिलेगा। उसके लिए भी वित्त मंत्री जी ने विशेष रूप से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और ये भी कहा है अपने भाषण में कि और आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी जो है गहराई से चिंता उसकी करेंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, विशेष रूप से जो कोविड के अंदर भी जो हम लोगों को 1 वर्ष में अब अनुभव हुआ, उन सब अनुभवों का भी लाभ उठाते हुए एक व्यापक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर और ज्यादा विस्तार देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 17,000 रूरल एरियाज में और 11,000 अर्बन एरियाज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए प्रावधान किया गया है। सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले वर्षों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना हो, इसके लिए योजना बनाकर प्रावधान किया गया है। 3,382 ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ की यूनिट्स 11 स्टेट्स में उनकी स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 602 डिस्ट्रिक्ट्स में देश के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाने की योजना, और साथ में 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार के ब्लॉक बनाने की योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो हमारा देश का प्रतिष्ठित सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसने कोविड के कंट्रोल में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सफलता के साथ, ये प्रावधान किया गया है कि उसी प्रकार के 5 रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ब्रांचेस सारे देश के अंदर स्थापित की जाएंगी। 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स देश में स्थापित की जाएंगी, और इसके साथ साथ 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। 33
एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और 32 एयरपोर्ट्स, 11 सी पोर्ट्स और 7 लैंड क्रॉसिंग्स के ऊपर जो ये सारी हमारी टेस्टिंग की, पब्लिक हेल्थ की जो एक्टिविटीज जिनको प्रमुखता से हमने सबने देखा कि कोविड के दौरान उनकी कितनी आवश्यकता थी, इतने स्थानों पर इनको बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, इनको आने वाले समय में विकसित किया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया है। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये हमारा जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म हम लोग विकसित करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस के साथ मिलकर। और इससे भी ज्यादा हमारे लिए खुशी की, गर्व की बात है कि 9 BSL 3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 जो लेबोरेटरीज हैं वो भी देश में विकसित की जाएंगी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही एडवांस्ड लेबोरेटरीज होती हैं। हमने सुना होगा कि जब कोविड की जंग शुरू हुई तो देश में एक ही जगह पर जांच होती थी, NIV पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। अब सरकार ने तय किया कि ऐसी 4 और रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये देश के अंदर स्थापित किए जाएंगे। अभी तक जो पिछले समय में भारत ने ही विकसित किया इंडिजिनस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको अभी केवल 5 स्टेट्स के अंदर बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उपलब्ध कराया जाता था। अब ये वैक्सीन भी देश में सभी स्टेट्स के अंदर सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। और एक रफ अनुमान है कि इसके कारण 50,000 से ज्यादा जो बच्चों की, छोटे बच्चों की जो मौतें हैं, उनसे उनको बचाने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। हम सब जानते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमेशा ये कहा है कि हेल्थ में पोषण का, न्यूट्रिशन का, सैनिटेशन का, स्वच्छ जल का, ये सारी चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सैनिटेशन का मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ देश में नेशनल मिशन, तो उसके बाद देश में जन आंदोलन जो विकसित हुआ, तो बहुत सारे हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के अंदर उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में पॉजिटिव हमारे को लाभ मिला। अभी इन सब फैक्टर्स को भी हेल्थ और उसका वेलबीइंग, इसको ख्याल में रखते हुए बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया गया है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विशेष रूप से फाइनेंस मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मिशन जो पोषण अभियान हमारा है, उसका जो 2.0 जो हमारा नेक्स्ट फेज है, वो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नए पैमाने पर इंप्रूव करके उसको लागू किया जाएगा। जल जीवन मिशन में 4,378 लोकल बॉडीज और 2.86 करोड़ घरों में साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए, कनेक्शंस देने के लिए, और खासकर जो 500 अमृत शहर हैं, अमृत सिटीज हैं, उनमें लिक्विड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए जो सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इस जल जीवन मिशन के ऊपर अगले 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए का जो है बजट का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से जो मैंने जैसा कहा कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, सैनिटेशन के इश्यूज को हैंडल करने के लिए, उसका भी जो 2.0 नेक्स्ट एडिशन जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए भी 1,41,678 करोड़ ये नेक्स्ट 5 साल के अंदर इसका प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए, यानी जितने भी फैक्टर्स स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, स्वास्थ्य के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को, क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, होलिस्टिक एस्पेक्ट्स को, वेलबींग को, इनको स्ट्रेंथन करते हैं, वो खाली स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए नहीं अपितु और भी दूसरे मंत्रालयों से जुड़े हुए सभी के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होलिस्टिक व्यू लिया गया है। और लगातार 1 साल प्रधानमंत्री जी ने कोविड के खिलाफ जंग में सब चीजों को बारीकी से मॉनिटर किया है। पूरे कोविड के खिलाफ जंग में जब जब हेल्थ को जितनी भी आवश्यकता पड़ी, हम जानते हैं कि इससे पहले भी 4-5 मिनी बजट भी प्रस्तुत किए गए, उन सबके माध्यम से भी बहुत बड़ा जो है पैसा जो है उसका उपलब्धता देश के लोगों के लिए की गई। लगभग जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया 27 लाख करोड़ रुपया लगभग जो है 1 साल के अंदर देश के गरीब लोगों के लिए उनको सब सुविधाएं हेल्थ की और दूसरी पोषण की, भोजन की उपलब्ध कराने के लिए, और उसके ऊपर ये अभी जो बजट आया है उसमें इतना बड़े पैमाने पर इतना ज़्यादा इसको एनहेंस किया गया है, मेरे पास शब्द नहीं है अपने मन के उद्गार को व्यक्त करने का। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं। तो हेल्थ सेक्टर के लिए जो कुछ बड़े प्रावधान किए गए थे उनका जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री और एक बार फिर से बधाई देते हुए वित्त मंत्री को जो उन्होंने अलग अलग रूपरेखा रखी। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसका शहरी जो शहरी पक्ष है उसको और भी मजबूत करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं। जो सीवेज की समस्या है, जो छोटी छोटी समस्याएं जो शहरों में लोगों को अभी तक बिल्कुल आकर्षित नहीं करती थी, बजट ने उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए काम। पहले से हम लोग पहले अब जो बजट हम लोग कवर करते थे अशोक जी, उसमें बहुत सारी घोषणाएं होती थी, हम लोग 2-3 महीने उस पर बात करते थे, उसके बाद फिर केवल घोषणाओं पर बात करते थे। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा रेल बजट का स्वरूप क्या होता था, वो केवल राजनीति होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिसीज और उसको जमीन पर कैसे लाया जाए, एक गंभीरता दिखती है और जो टाइमलाइन और जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं सरकार, उस पर एक लगातार रिपोर्टेज भी करती है कि ये हमने काम पूरा किया, यहाँ पर दिक्कतें आई थी, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, इतना मेरे पास पैसे हैं, इतना मुझे उधार लेना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो जो लोग काम एक्चुअली ठीक से नहीं कर पा रहे हैं सरकारी सिस्टम में, उनको भी हम बदलने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए शायद जो दुनिया भर के निवेशक हैं वो इस बजट को थम्स अप कर रहे हैं। अजय, एक बात और भी जरूर है कि मैं यही कह रहा हूँ कि आपदा को अवसर में बदलने का इस बजट में भी ये देखा जा सकता है कि हेल्थ सेक्टर हिंदुस्तान का, हम लगातार बात कर रहे थे, एक ऐसा सेक्टर सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड सेक्टर था शायद, लेकिन इस कोरोना काल के कारण किस तरह से हेल्थ सेक्टर हमारी ताकत बन गया। WHO के रिएक्शंस आ रहे हैं, WHO ने भी तारीफ की है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने बजट में जो हेल्थ सेक्टर को जो इंपॉर्टेंस दिया उसको लेकर तारीफ की है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बड़ी बातें हैं, इस पर हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। शुभ बजट जो हेल्थ सेक्टर की हम जो लगातार बात कर रहे हैं, उससे ये भी कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर में एक नया जो रोजगार के हिसाब से भी एक बड़ा बूम हेल्थ सेक्टर में आएगा। उसको स्वच्छता के साथ जोड़ लें उसको, बिल्कुल स्वच्छता के इसमें इनफैक्ट हेल्थ में जो ये प्रावधान किया गया उसमें कुछ हद तक वो क्लीन वाटर, सैनिटेशन, उन सब चीज़ों का भी इससे जुड़ा हुआ है। और साथ में उसके साथ एक पोषण अभियान की भी बात जो हो रही है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम स्किलिंग की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम रहा है, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि हमारे जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं उनके लिए बहुत सारी जो ज़रूरत है हेल्थ फैसिलिटी, एक तरफ से दवाइयाँ, दूसरी तरफ से हेल्थ की जो शुरुआत से ही जो राइट फ्रॉम द क्रेडल से जो न्यूट्रिशन जो सपोर्ट चाहिए, उसमें अभाव के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसमें खासकर स्टेट्स के बहुत बड़े रोल रहेंगे। और पोषण योजना में सर जो 112 आकांक्षी जिले हैं, जो एक तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पर फोकस करना काफ़ी बजट में दिखता है। ये काफ़ी बिल्कुल, क्योंकि ये सारी जगह से
एक जैसे कहते हैं ना, एक कंटिन्यूइंग वीकनेस हमें नजर आता है। और ये वीकनेस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने वगैरह में बहुत सारा प्रॉब्लम रहा है। तो इस तरह से आप जैसे कह रहे थे कि कोविड एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी बन गया कि इन सारी चीज़ों को बहुत दिनों से जो नेग्लेक्ट किया जा रहा था कि भाई करेंगे अगले साल देखते हैं, तो वो अगले साल देखने का वो अवसर नहीं रहा। अभी इमीडिएटली वो उसको करना ज़रूरी हो गया है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस साल इतना बड़ा उसमें लीप दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल, क्योंकि ये हर हेल्थ डिलीवरी किसी न किसी के थ्रू से होता है। तो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इन सब के जो तादाद है, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर हम पैदा करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास हैं और देश में हेल्थ सुपर पावर बनने की क्षमता है। वैक्सीन सबसे पहले हमने बनाई, बायोटेक्नोलॉजी सेंटर सबसे ज्यादा है। चरण सिंह साहब, अब मैं थोड़ा सा आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं। ओवरऑल एज एन इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव आप क्या कहेंगे इस बजट को? अगर आप आकलन करना चाहें तो आप किस तरह से रेट करेंगे? आप लगातार वित्तीय व्यवस्था से और बजट के साथ जुड़े रहें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना तरीके कर रहे हैं, मुझे लगा बहुत अच्छा है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। इनोवेशन और रिसर्च को मैं उसी पार्ट में लेता हूँ। दूसरा, स्किल एंड अप्रेंटिसशिप पे जो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, इतना यंग कंट्री है, वो भी बहुत जरूरी है। यूएई से बात कर रहे हैं, जापान से बात कर रहे हैं, और भी कंट्रीज से कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग और डेमोग्राफिक यंग डेमोग्राफिक कंट्री के लिए एक ऐसी ही चीजें चाहिए होती है। स्टार्टअप को हॉलीडेज दे रहे हैं, स्किलिंग करा रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रहे हैं, आपने कहा ले में यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ये ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपने